हे गाइस, मैं रोहित मौर्य एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेगमेंट में 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कवर कर लिया है। हमने कई सारे लेक्चर कर लिए हैं। पिछले के लेक्चर में हमने इसे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं डाल पाया, लेकिन अब डेली आपके लिए एक वीडियो आएगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, अच्छा स्कोरिंग करें साइंस में। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो हमारा पोर्शन है, ए पोर्शन, उसमें हमसे कहा गया है पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ कराने पर पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनती है। तो इसको हम देखेंगे कि क्रिया हमारे लिए करानी है पोटेशियम ब्रोमाइड की। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र लिख लेंगे, उसके बाद बेरियम आयोडाइड का सूत्र लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 का ए पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब पोटेशियम के Br, पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ BaI के साथ कराने पर BaI2, तो हमारा हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड बना, इसी के साथ बेरियम ब्रोमाइड बना। ये हमारी रिएक्शन लिख गई। अब हम इसे देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर I2 है और यहाँ पे हमारे लिए सिंगल I प्राप्त हो रहा है, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी रिएक्शन संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा साइड कौन सी है, LHS, ये है हमारी RHS। LHS साइड हमारी होती है, यहाँ पर ये दोनों लिखे हुए हैं, ये हमारे अभिकारक हैं, और यहाँ पे ये दोनों लिखे हुए हैं। क्रिया के करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। इतना तो हमें पता है, बेसिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर हमारा वही सीक्वेंस रहेगा कि जो हमारे LHS वाली साइड है, इसके हमारे हम अणुओं की संख्या लिख लेंगे जो हमारे पास तत्व दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है, बेरियम हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आयोडीन दिया हुआ है। इसी के साथ हमारे पास इधर साइड में भी यही दिया हुआ है। तो इनके हम अणुओं की संख्या को मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने में पता चल रहा है, तो जो हमारा पोटेशियम का यहाँ पे जो अणु है वो हमारा एक अणु है। इसी प्रकार हम ब्रोमीन का देखें तो हमारे पास एक अणु है, बेरियम का भी हमारे पास एक है, लेकिन आयोडाइड के 2 अणु हमारे पास उपस्थित हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें पोटेशियम की, यहाँ पर तो एक अणु है, इसका एक अणु है, Ba का भी एक अणु है, और आयोडीन का भी एक अणु है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियम हमारा वही है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, तराजू वाला नियम जो हमने पढ़ रखा है, सिंपल सा नियम है, आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तराजू वाला नियम, जैसे हम तराजू से यदि हमारे पास एक आलू का ढेर है, उस आलू के ढेर को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। मतलब ये हमारे पास आलू का ढेर है। अब इसको हमें बिना तोले, मतलब कोई वजन नहीं करना है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इस ढेर को हमें बराबर 2 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है। तो किस तरीके से बांटेंगे,
तो वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। माना कि हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो हमने इसमें कुछ आलू ले लिए, यहाँ पे कुछ आलू ले लिए। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हमारे पास आलूओं की संख्या ज़्यादा हो गई और एक तरफ हमारे पास आलूओं की संख्या कम हो गई। जैसा कि देखो यहाँ पे आयोडीन की संख्या कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें दोनों की संख्या बराबर करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस आलू को ना निकाल करके इस ढेर में से एक आलू इसमें और बढ़ा देंगे। तो आपके शायद थोड़ा समझ में आया होगा। तो इस नियम में हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले हम वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर हमारी संख्या कम होती है। जैसे यहाँ पर आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल 2 अणु हैं और यहाँ पे हमारे पास एक है। तो हम ऐसा क्या करें जो कि दोनों बराबर हो जाएं। तो यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा I2 हो जाएगा, मतलब दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। इस तरीके से ये नियम को फॉलो करके हम करते हैं। तो ये जो तराजू वाला नियम है, ये कोई बुक में नहीं दिया हुआ है, ये खासतौर से समझाने के लिए एज ए ट्रिक मैंने एक फंडा बना लिया है जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए और अच्छा आसानी से समझ सकें। तो कहीं आप ढूंढने लगे बुक में शायद दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। समझने के लिए हमने एक ट्रिक बना ली है थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है I2 I1, तो हम यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए I किसके साथ में दिया हुआ है, पोटेशियम के साथ दिया हुआ है। तो जब हम I की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि हम यहाँ तो कर नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम यहाँ करेंगे तो सूत्र हमारा ख़राब हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पोटेशियम 1 है, तो हमें यहाँ पर भी पोटेशियम को 2 करना होगा। तो हमारे पास पोटेशियम की संख्या जो आ गई वो 2 आ गई, आयोडीन की संख्या आ गई वो भी हमारे पास 2 आ गई। इसी प्रकार से अब हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 1 रह गई, जबकि यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे बराबर करनी पड़ेगी। एक में ऐसा क्या करें कि संख्या 2 हो जाए, तो भाई यही है कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन पोटेशियम किसके साथ में है, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में है। तो हम पोटेशियम के यहाँ पे 2 तो लगा नहीं सकते, तो हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ब्रोमीन के भी 2 अणु हो जाएंगे, ब्रोमीन के भी 2 अणु हो जाएंगे। अब यहाँ पर ब्रोमीन के 2 अणु हुए, यहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ कम है, तो कहाँ हम बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है जहाँ पे चीज़ें कम है वहाँ पे हम बढ़ोतरी करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, यहाँ पे 1 अणु है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 अणु हैं। तो अगर हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अणु कितने हो जाएंगे, जाहिर सी बात है बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो हमारे पास BA1 है, BA1 है, तो इससे तो हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ये तो हमारा पूरा है। लेकिन जो हमें बढ़ोतरी करनी है वो हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। मतलब ब्रोमीन के 2 अणु हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर 1 ही अणु है, यहाँ भी 1 अणु है। तो अब हम देखने पे पाएंगे कि जो हमारी समीकरण है वो आसानी से संतुलित हो गई है। चेक कर दें एक बार इसे फिर से कि हमारी समीकरण संतुलित हुई है कि नहीं हुई है। देखिए पोटेशियम के 2 अणु, यहाँ पर हमारे पोटेशियम के 2 अणु, यहाँ भी 2 अणु हैं। ये हमारे Br के 2 अणु, ये भी 2 अणु, Ba के 1 अणु, यहाँ भी 1 अणु, आयोडीन के 2 अणु, यहाँ भी 2 अणु। मतलब समीकरण हमारी संतुलित हो गई है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जल्दी से और उस पर नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता कि आपको समझ में आया नहीं आया। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे टाइप करके कोई भी दिक्कत है वो टाइप करें। तो आज मैं एक सवाल दे रहा हूँ यहीं से आपके लिए कि आपको ये समीकरण जो लिखी हुई है इस समीकरण का टाइप पता करना है। हमने पिछली क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ पे हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, वियोजन पढ़ी थी, विस्थापन पढ़ी थी, द्विविस्थापन पढ़ी थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि ये समीकरण जो देख करके आपको क्या पता चल रहा है, किस प्रकार की समीकरण है।
तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं इसके बी वाले सेक्शन पे। तो हमारा जो बी वाला सेक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर रहा। बी में हमसे पूछा है जिंक कार्बोनेट की क्रिया, जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक कार्बोनेट की क्रिया नहीं करानी है। जिंक कार्बोनेट हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है। प्रोडक्ट उसे गर्म करने पर हमारे पास क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपको अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगा करने के लिए वो यही दूंगा कि आपको इसका भी टाइप बताना है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो हम पहले इसका सूत्र लिख ले रहे हैं। जिंक कार्बोनेट मतलब जिंक मतलब जस्ता मतलब Zn, कार्बोनेट मतलब CO3। जिंक कार्बोनेट की क्रिया करा रहे हैं मतलब हम गर्म करा रहे हैं। यहाँ पे एरो का चिन्ह क्रिया को दर्शाता है, जैसा कि आपको पहले से पता है। गर्म करने पर हमारे पास हमें प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड में प्राप्त होता है ZnO और हमारे लिए प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए प्राप्त होता है। तो इसे हम देखेंगे आगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो इस समीकरण को हम चेक करेंगे कि ये समीकरण हमारे संतुलित है नहीं है। तो यहाँ पे हमें सीधे दिखाई दे रहा है Zn का एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी Zn का एक मॉलिक्यूल है। कार्बन की बात करें, कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 हैं, तो हमारे पास 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मतलब टोटल हमारे पास 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब समीकरण ये हमारी कैसी है, ये समीकरण हमारी संतुलित है। कैसी है, संतुलित है। तो आपको क्वेश्चन यही है, आपको इसका टाइप बताना है। बहुत सिंपल सा है। जब हम एकल उत्पाद को गर्म करते हैं तो हमारे पास कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए इसे, यहाँ पर ये उत्पाद था बट यहाँ पर अब एरो हमारा इस दिशा में है, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया अभिकारक और ये हमारे बन गए उत्पाद। ये भी हमारा। तो आपको पता लगाना है वह कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें अभिकारक तो सिंगल होता है लेकिन हमारे लिए उत्पाद एक या एक से अधिक प्राप्त होते हैं। दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन। वियोजन में क्या होता है, एकल उत्पाद जो एकल अभिकारक जो होता है, एकल का मतलब एक अभिकारक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक चीज़ें बनाती है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें बनाई हैं, मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सी पर 8 का सी टाइप देखेंगे अब हम। 8 के सी वाले में दिया हुआ है हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई गई है, तो हमारा बना है हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। हाइड्रोजन की क्रिया मतलब हाइड्रोजन है तो हमारी गैस है की क्रिया हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, मतलब हमारी गैस है। के बाद हमारा मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। तो अब हमें देखना है कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में रहती है, इसी प्रकार क्लोरीन भी हमारी H2 के फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इन दोनों के, तो क्या बनेगा, जब हमारे पास H2 की क्रिया हमने Cl2 के साथ कराई तो क्या हुआ, HCl बना। तो हम देखेंगे क्या ये रिएक्शन संतुलित है। जी नहीं, ये रिएक्शन संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, क्लोरीन के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही प्राप्त हुआ, यहाँ भी क्लोरीन का एक अणु प्राप्त हुआ। तो क्या करें, जाहिर सी बात है एक एक दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा Cl2 बन जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ये हमारा एक एसिड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। एसिड और बेस के बारे में हम जो है लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत सारी चर्चा करेंगे इसके पीछे हम, क्योंकि अक्सर 1 नंबर में ये कंपटीशन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर भी हमसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर है 8D पर। क्वेश्चन नंबर 8D आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 8D में हमसे पूछा है मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर, मतलब मैग्नीशियम की क्रिया, मैग्नीशियम बहुत ही तेज धातु है। जब धातु है तो सॉलिड स्टेट में है, मैग्नीशियम की क्रिया हमें करानी है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl जो अभी हमने पढ़ा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर हमारे लिए प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 और हमारे लिए प्राप्त होता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पर H2 गैस निकल गई, क्या ये समीकरण हमारे संतुलित है? तो देखने पे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु हैं, यहाँ पे क्लोरीन का 1 अणु है। जब समीकरण संतुलित नहीं है तो अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो वही तरीका, इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, फिर आगे हम इसे पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे हम इसके अणुओं की संख्या मेंशन कर लेंगे। जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन की और क्लोरीन के अणुओं की संख्या। इसी प्रकार MgHCl, ये है हमारा LHSRHS, ये हमारे हैं अभिकारक, ये हमें प्राप्त हुए उत्पाद। ये एरो का चिन्ह दर्शा रहा है कि हमारी समीकरण जो हमारी रिएक्शन है वो हो रही है। तो यहाँ पे हम अणुओं की संख्या लिख लेंगे। मैग्नीशियम का हमारा जो अणु है वो 1 है, हाइड्रोजन का भी 1, क्लोरीन का भी 1। यहाँ पे मैग्नीशियम का हमारा 1 है, हाइड्रोजन के हमारे 2 हैं, क्लोरीन के भी हमारे पास 2 हैं, मतलब समीकरण हमारे संतुलित नहीं है। अब वही तरीका अपनाना है कि जिस तरफ ज़्यादा है उसे छोड़ देंगे, जहाँ पे चीज़ों की कमी है वहाँ पे बढ़ा देंगे। तो हमारे पास मैग्नीशियम तो पूरी है, तो मैग्नीशियम में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हमारे पास कमी काहे की है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ज़्यादा है और हाइड्रोजन भी ज़्यादा है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन पूरी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये दिया हुआ है HCl, तो हम इसके अगर यहाँ से 2 अणु ले लें तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन के 2 अणु हो जाएंगे, क्लोरीन के भी 2 अणु हो जाएंगे, मतलब समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी। ये हमारी होगी संतुलित। आप लोगों की समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। मैंने पिछली कक्षा में आपको मतलब पिछली लेक्चर में पढ़ा दिया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज हमसे, वो पुरानी वाली वीडियो जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको जाकर के देख लें, वहाँ पर बड़ी अच्छे से डीपली तरीके से समझाया गया है टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, वहाँ से आप जल्दी से देख लें। मैं इसका एग्जाम्पल सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो इसमें हमें पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में हमने क्या पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी मतलब अर्थ समझ लेंगे पहले। वे अभिक्रियाएं जिसमें हमारे लिए ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा हमारे लिए प्लस पॉइंट के रूप में प्राप्त होती है, मतलब ऊष्मा हमारे लिए स्वतः ही प्राप्त होती है। अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन में हमारे लिए ऊष्मा अपने आप से प्राप्त होगी। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा में प्राप्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार हम ऊष्माशोषी की बात करें तो उसमें हमें क्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि कहाँ उदाहरण से समझाइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है श्वसन क्रिया, जो है हमारी सांस लेने वाले श्वसन जो क्रिया है, श्वसन क्रिया हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या होता है, सांस लेने के लिए सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हवा लेते हैं, वायु में कार्बन होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाई बना देती है और हमारे लिए शरीर में ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ अगर हम करा दें तो हमारे लिए कार्बन डाई गैस बनेगी,
साथ में हमारे ऊष्मा बनेगी। क्या बनेगी? ऊष्मा। यदि हम सांस लेना बंद कर दें तो हमारे शरीर में हीट नहीं होगी, मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर लो हो जाएगा। अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब वो डाइड हो जाता है, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? उसका शरीर हो जाता है ठंडा। क्या हो जाता है? ठंडा। ठंडा क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि वो व्यक्ति जब मृत्यु होती है तो वो क्या करता है? श्वसन की क्रिया कर देता है बंद। जब श्वसन की क्रिया बंद कर देता है तो उसके शरीर में हीट बनना हो जाती है बंद, और उसका शरीर ठंडा हो जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम इसमें देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हम एक और उदाहरण देख लेंगे पहले इसका। ऊष्मा छेपी गई, क्योंकि अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है पेपर में बहुत अच्छी तरीके से। तो दूसरा उदाहरण हम ले लेंगे, जो ग्लूकोज है उसकी क्रिया करा देंगे हम। C6H12O6 की क्रिया हम करा देंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारे लिए प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, जल प्राप्त होगा, और हमारे लिए ऊष्मा प्राप्त होगी। जब भी हम ग्लूकोज मतलब मीठा, जो भी हम शर्करा खाते हैं उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज मौजूद होते हैं, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो एनर्जी के साथ साथ हमारे लिए हीट भी प्राप्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ पर हम संतुलित कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे, हमारी समीकरण हो जाएगी संतुलित। आगे बढ़ते हैं। संतुलित करना मैंने बता दिया है, तो अगर मैं ज़्यादा संतुलित बार बार करता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सिलेबस हमारा कवर नहीं हो पाएगा। अब तो आप लोग सीख ही गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया पे, मतलब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया पे। ऊष्मा शोषी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब है ऊष्मा का शोषण, मतलब अवशोषण। अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब, मतलब इस क्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, मतलब हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, चाहे हम स्पिरिट लैंप से दें चाहे किसी से भी दें, हमें ऊष्मा जो देनी पड़ेगी इस अभिक्रिया को कराने के लिए। तो इसकी परिभाषा आप पहले क्लास में बता दी गई है। वे अभिक्रियाएं जिन्हें कराने के लिए या उत्पाद बनाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, मतलब इसमें वियोजन अभिक्रिया आ जाती है, तो कई प्रकार से वियोजन होती है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है, तो अगर हम आयरन सल्फेट की बात करें, FeSO4 को अगर हम गर्म करें, FeSO4 को, ये डेल्टा का चिन्ह दर्शाता है कि इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट, मतलब गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पे हमें बनता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है दोनों की दोनों गैसें हैं। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है और ये भी हमारा सॉलिड है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। शोषी का मतलब शोषण, मतलब अवशोषित करना। ऐसे हमें तोड़ने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए अपने पास से हमें हीट देनी पड़ेगी स्पिरिट लैंप से, तो ये हमारी क्रिया संभव हो पाती है। तो आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे लिए क्या दिया है? आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 10, उसे देखेंगे अच्छे से ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम अभी सॉल्व कर लेंगे। श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो मैंने अभी ये एग्जाम्पल बता दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। यही आप लिख सकते हैं कि श्वसन को हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो 10th हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में हमारा पूछा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है।
तो भाई वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो भाई सीधी सी बात है, वियोजन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना, तो विपरीत तो हो ही गया। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है हमसे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, तो हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी संयोजन अभिक्रिया होती हैं तो उसका ये होता है A+B बन जाता है AB, जबकि वियोजन अभिक्रिया हमारी जो कहती है वियोजन अभिक्रिया हमारी कहती है कि जो हमारे पास इकट्ठी चीज़ है वो टूट जाए। संयोजन अभिक्रिया कहती है छोटी छोटी चीज़ों को एक बड़ी चीज़ बना दो। वियोजन कहती है जो बड़ी चीज़ है उसे तोड़कर छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर दो। तो एक दूसरे के विपरीत है। अब इसे हम समझ लेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इसको समझने के लिए हमने हाइड्रोजन गैस ली, साथ में ही हमने ऑक्सीजन ली, दोनों की क्रिया कराई, हमने बना दिया जल H2O। अब ये रिएक्शन हमारी संतुलित नहीं है, तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि संतुलित इसलिए नहीं है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसे 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो समीकरण हमारी संतुलित हो गई। ये तो हो गई हमारी ऊष्मा, मतलब जो अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में मतलब A B मिलकर बना दिया AB। लेकिन वियोजन में क्या होगा? वियोजन में उल्टा होगा। जो जल के मॉलिक्यूल हैं उनसे हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हमारी क्रिया कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हमारे पास AB था, AB से हमने A और B अलग अलग बना लिए। वियोजन का मतलब टूटना, अलग होना, छोटे छोटे टुकड़े होना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आप लिख करके थोड़ी लिख देंगे थोड़ी सी यहाँ पे, और उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पलों को आप मेंशन कर देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11-12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये वाली रिएक्शन को मतलब जो भी आगे आने वाले, अब इस लेसन में जो भी आने वाले हमारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से, बड़े डीपली तरीके से मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है। तो आप वहाँ से जा कर के ये जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हीं को सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सिलेबस को कवर होने में, और दोबारा चीज़ें हम रिवीजन भी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी में एक बार सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद जब रिवीजन हम क्लास लगाएंगे, क्वेश्चन सेट लगाएंगे, तब वहाँ पर हम अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने जो पुरानी वीडियो है जहाँ पे हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया बड़ी डिटेल में पढ़ी थी, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, तो वहाँ से आप जाकर समीकरण लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इसकी भी मैंने विस्थापन और द्विविस्थापन जब पढ़ाया था वहाँ पे मैंने कई सारी रिएक्शनों को दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा जो लेसन है, लेसन 1 आज हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इस लेसन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसमें कमेंट ज़रूर करें, हमारे साथ ज़रूर बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, जिससे यदि हमें कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी या कोई मेथड चेंज करने की आवश्यकता होगी तो हम उसे कर सकें, आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। तो आगे वो जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो आएगी हमारी प्रैक्टिकल वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। उस वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी, अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार थे, उनकी हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, मतलब प्रैक्टिकली
कई सारे मैं कंपाउंड लेकर के बैठूंगा, कई सारे मैं केमिकल लेकर के बैठूंगा और आपको बारी बारी समझाऊंगा कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, विद्यालयों में प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते हैं, ये हकीकत है। छोटे लेवल पे बच्चों को प्रैक्टिकल बहुत ना के बराबर कराते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य रहेगा, जो भी संभव हो पाएगा, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज हाथ के हाथ देता रहूँगा, जिससे आप की नॉलेज एकदम बरकरार रहे, अच्छी रहे, आप एकदम अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, अगली कक्षाओं में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो हम लगे हुए हैं आपकी सेवा में, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। और बस आपको यही करना है, कुछ काम नहीं है आप लोगों के लिए, बस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी बात पहुंच सके और बच्चे भी देख सकें, उनका भी भला हो सके। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो आपके लिए मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।